Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is Nuclear Shell Model. Nuclear Shell Model हम सिर्फ लिमिटेड पढ़ेंगे और वो भी इतना कि हम ये देख सकें कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से न्यूक्लियाई एक्टिव होंगे और कौन से न्यूक्लियाई नहीं होंगे, और अगर वो एक्टिव हैं तो उनका जो स्पिन मोमेंटम है वो कितना होगा, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसका कितना होने वाला है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे न्यूक्लियस के बाहर जो शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उनके लिए आप कहते हो कि ये 1s 2s 2p उनकी आप फिक्स एनर्जी डिफाइन करते हो। सेम वे में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनके और न्यूट्रॉन्स के भी क्या होते हैं, अपने अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और इनको हम जो नॉमेनक्लेचर देते हैं वो क्या होता है, 1s 1p 1d फिर 2s फिर 1f 2p 1g। ये मैंने आपको इनकी एनर्जी का लेवल बताया। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की, और यहाँ ऐसा नहीं है कि 1s के बाद 1p नहीं होगा या 1d नहीं होगा। 1 में 1s 1p 1d 1f 1g तक सब होगा, 1s 1p 1d 1f 1g। लेकिन फिर 2s 2p जो होगा, 2s की एनर्जी कहाँ है, 1f से नीचे है, और 2p की एनर्जी कहाँ है, 1g से नीचे है। ओके, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि वहां हम देखते थे कि s की एनर्जी, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, और अगर एक अनपेयर्ड है तो उसका हम क्या कहते थे, हाफ स्पिन, और उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती थी, 2s+1 से। यहाँ हम इसके लिए जो I की वैल्यू देते हैं, स्पिन मोमेंटम की जो वैल्यू देते हैं, इस 1s ऑर्बिटल के लिए I इज इक्वल टू, ये I की वैल्यूज लिखी है, I इज इक्वल टू हाफ। तो अब आप बताओ 2i+1 इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, ये हो जाएगी 2। सिमिलरली जो p ऑर्बिटल है, इसमें जो सब लेवल्स हैं वो कितने हैं, 2, जिसमें नीचे जो लोअर एनर्जी वाला है उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, सॉरी उसकी स्पिन कितनी है, 3/2। यानी कि अगर उसमें एक भी प्रोटॉन अनपेयर्ड है तो वो 3/2 को शो करेगा। अनलाइक इलेक्ट्रॉन्स में चाहे वो किसी भी शेल के होते थे, एक अनपेयर्ड है तो वो हाफ स्पिन का कंट्रीब्यूशन करता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होता है, ये देखना पड़ता है कि वो कौन अनपेयर्ड तो है पर वो कौन से शेल में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हम उसका स्पिन काउंट करते हैं। तो अगर वो इस शेल में आएगा तो 3/2 होगा उसका स्पिन, और अगर वो ऊपर वाले में आएगा तो 1/2, और इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी 4, इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी 2। नेक्स्ट 1d इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 5/2 एंड 1/2। 2s जो है उसकी यहाँ पे देखो 1s की कितनी थी, 1/2, लेकिन 2s की कितनी है, 3/2। नेक्स्ट अगर मैं इसको देखूं 1f को, अब इसके बाद 1f है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7/2 एंड 5/2। और साथ में अगर 2p को देखें तो वो उसकी एनर्जी इसके बीच में इंटरमिक्स हो रही है, तो ये देखो इसके 2 पार्ट है, 3/2 एंड 1/2। जो मल्टीप्लिसिटी है वो मैंने साथ साथ राइट साइड पे लिख दी है। 2p का 1/2 की मल्टीप्लिसिटी होगी 2। नेक्स्ट 1g में क्या होगा, 2 पार्ट होंगे, 9/2 एंड 7/2, और उनकी मल्टीप्लिसिटी 10 एंड 8 होगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कौन से, मतलब हर न्यूक्लियस में कौन कौन से शेल्स पॉसिबल है, एनर्जी लेवल पॉसिबल है, और उनमें अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हर इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन है स्पिन मोमेंटम में। तो यहाँ उनकी मैंने आपको मल्टीप्लिसिटी भी लिख दी। और इससे पहले कि मैं प्रोटॉन्स की फिलिंग या न्यूट्रॉन्स की फिलिंग करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते समय क्या होता है, हम देखते हैं हुन्स लॉ को फॉलो करते हैं कि भाई मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, फिर हम पाउलीज लॉ को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम n+l रूल को फॉलो करते हैं,
और आफ्बो रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। यहाँ क्या होता है, सीधा आपके पास देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन्स हैं। तो जैसे इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 की कैपेसिटी है इसकी, तो आप एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, बस ओके। और इसमें देखो टोटल कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 4 मल्टीप्लिसिटी पॉसिबल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की प्रोटॉन्स की कैपेसिटी है। तो 1 2 3 4 ऐसा नहीं करेंगे कि पहले दोनों क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं करते। सीधा क्लॉक के जस्ट बाद एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक के जस्ट बाद एंटी क्लॉक। और अगर आपको किसी में 10 इलेक्ट्रॉन्स भी 10 प्रोटॉन्स भी फिल करने हैं, तो हाउ यू विल फिल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से फिल करेंगे। तो ये आपको पहले इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन अनपेयर्ड बचता है तो उसकी स्पिन हम हाफ काउंट करेंगे, लेकिन अगर इसमें बचेगा तो हम उसकी स्पिन 3/2 काउंट करेंगे, और इसमें बचेगा तो 7/2, इसमें होगा तो 9/2, जबकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड प्रोटॉन क्या है, 1। बस ये देखना पड़ता है कि वो कौन से शेल में है। तो अब देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको बताती हूँ। और एक छोटी सी बात और पहले से आप समझ लीजिए कि जैसे न्यूट्रॉन को फिल करते हैं, प्रोटॉन्स को फिल करते हैं, सेम वे में हम न्यूट्रॉन्स को फिल करते हैं। उसके लिए भी सेम एनर्जी लेवल्स का सेट बनता है, उसके लिए भी स्पिन यही होती है। तो आप जब आप किसी एटम के लिए, उसके न्यूक्लियस के लिए स्पिन काउंट करोगे, तो आप पहले प्रोटॉन्स को फिल करोगे, उसके बाद न्यूट्रॉन्स को फिल करोगे। ऐसा कभी भी नहीं करोगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्लब करके भरोगे, नो। प्रोटॉन को अलग काउंट करो, फिर प्रोटॉन की स्पिन काउंट कर लो, फिर न्यूट्रॉन्स को फिल करो और न्यूट्रॉन्स की स्पिन काउंट कर लो, और फिर दोनों को जोड़ दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, इस न्यूक्लियाई का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की उसका कितना मोमेंट है। सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन से न्यूक्लियाई की कितनी स्पिन है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया 1H1। 1H1 में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1। तो पहले मैं एक सेट प्रोटॉन्स के लिए फिल करूंगी, तो वो कितना आएगा 1, और ये 1 प्रोटॉन इधर है, तो क्या होगा उसका स्पिन हाफ, तो आपको इसका स्पिन मिल गया हाफ। और न्यूट्रॉन कितने, 0, सॉरी हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, 0 होगा, तो आपने उसको फिल ही नहीं करना, तो आपको प्रोटॉन का कितना स्पिन मिला, हाफ। नेक्स्ट मैंने फिल किया 1D2 का। 1D2 के केस में क्या होता है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। तो अब पहले प्रोटॉन्स को फिल करो 1, तो आपको स्पिन आई हाफ। अब न्यूट्रॉन्स को फिल करूंगे तो न्यूट्रॉन्स के लिए भी नीचे वाले में ही एक आएगा स्पिन हाफ, तो टोटल स्पिन 1। तो इसका मतलब ड्यूटेरियम की स्पिन कितनी होती है, 1। अब मैंने लिया ट्रिटियम। ट्रिटियम में क्या है, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन 1 तो कितनी हो गई स्पिन, हाफ, लेकिन न्यूट्रॉन्स 2, तो क्या होगा 1 और ये 2। इस तरीके से फिल करोगे, और ये इवन नंबर हो गया। जैसे ही इवन नंबर होता है स्पिन जो है 0 हो जाती है। वाई, क्योंकि इसमें हमेशा क्लॉक के तुरंत बाद एंटी क्लॉक, फिर क्लॉक, एंटी क्लॉक ऐसे भरते हैं, ऐसे नहीं करते कि सारे क्लॉक आपने पहले भरे। तो ये आपका हो गया 2, इसका 0, तो इसका मतलब ट्रिटियम का जो स्पिन है वो कितना आएगा, हाफ। तो आपने देखा इसका आया हाफ, इसका आया 1 और इसका कितना आया, हाफ। नेक्स्ट मैंने फिल करना है, निकालना है 5 बोरोन 11 का। बोरोन के न्यूक्लियाई में देखो प्रोटॉन्स है 5, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 5 भी 11 में 6 न्यूट्रॉन। अब मैं पहले 5 प्रोटॉन फिल करूंगी, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि इसमें कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, अनपेयर्ड प्रोटॉन किस में बचा, इसमें बचा जिसकी स्पिन कितनी है, 3/2, तो इसीलिए इसकी हो जाएगी स्पिन 3/2। और क्योंकि ये इवन नंबर है 6, तो अगर मैं इसको फिल कर भी दूंगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आपकी 0। तो टोटल स्पिन कितनी होगी 5 बोरोन 11 की, आपकी स्पिन होगी 3/2। नेक्स्ट मैंने लिया 11 सोडियम 23। 11 प्रोटॉन्स फिल करने हैं और 12 न्यूट्रॉन्स करने हैं। 11 प्रोटॉन्स में 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10
11। तो अब देखो कौन से में बचा एक इलेक्ट्रॉन, 5/2 स्पिन वाले में, तो इसलिए इसकी स्पिन होगी 5/2 और ये इवन नंबर है तो 0। तो आपको पोटेशियम सोडियम की कितनी स्पिन मिलने वाली है, 5/2। अब मैंने फिल करना 9f19। 9f मतलब 9 प्रोटॉन और 19 मतलब 10 न्यूट्रॉन्स। क्या होगा 9 प्रोटॉन्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो अब अनपेयर्ड अगेन किस में है, 5/2 में, तो इसका ये हो गया 5/2 और न्यूट्रॉन्स इवन नंबर है तो 0, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 5/2। नेक्स्ट क्लोरीन 17 है 35 आइसोटोप का, तो इसमें देखो 17 आपको फिल करने हैं प्रोटॉन्स, ध्यान से 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्योंकि इसमें 6 आते हैं, फिर 15 16 और ये 17। तो किसमें आपका रिमेनिंग है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3/2 में, तो इसका हो गया 3/2 और इसमें 18 क्या है न्यूट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन्स, तो फिर 0 हो जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट अगर 37 का ले तो देखो प्रोटॉन तो उसमें 17 ही है, लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने हो गए उसमें 20, तो अब 20 फिर इवन नंबर है तो इसका भी क्या रहने वाला है 32। अब मैंने लिया फास्फोरस, फास्फोरस में क्या है 15 प्रोटॉन, तो 15 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें 16 न्यूट्रॉन्स, तभी तो 31 है इसका। तो अब बताओ इसके केस में क्या होने वाला है, 15 प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, तो 15 में हाफ किस में बची है स्पिन आपकी, हाफ वाले में, ये अनपेयर्ड प्रोटॉन है तो ये आपकी हाफ और ये इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी न्यूक्लियाई के लिए उसकी स्पिन को काउंट कर सकते हो। और ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखे व्हाट आर दीज आर मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स आर नथिंग, जो हम न्यूक्लियाई में पढ़ते हैं कि भाई 2 8 20 28 50 इस तरह से आगे पढ़ते हैं कि ये वाले न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होते हैं। वाई, क्योंकि इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये शेल पूरा फिल हो गया 1s में, ये वाला शेल पूरा फिल हो जाता है, फिर ये 1p तक 8 2 + 4 6 + 2, तो यहाँ आते ही ये वाला शेल पूरा हो गया तो 8 मैजिक नंबर है, फिर यहाँ पे ये शेल पूरा हो गया तो 20 देन 28 देन 50। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर शेल मॉडल से किसी भी न्यूक्लियाई की स्पिन को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में आप देखते हो 8O16, एक मैंने कार्बन का लिया 6C13 और इसका मैंने 6C14 भी लिया, इसका मैं 17 भी लेती हूँ, तो बताओ कितना होगा 8 प्रोटॉन्स, 8 प्रोटॉन मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर है तो क्या होने वाला है 0, तो प्रोटॉन के लिए तो 0। और 16 में न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 8, तो उसका भी क्या होगा 0। लेकिन 17 में क्या है एक न्यूट्रॉन बचेगा, तो वो किस में बचने वाला है 5/2 में, तो 8O17 की न्यूट्रॉन की हो जाएगी 5/2, इसलिए टोटल कितनी हो जाएगी 5/2। अब 6C13 में ध्यान दो, प्रोटॉन 6 है तो 0 हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें 17, जब 6 ये आ जाएगा आपका 7 न्यूट्रॉन्स हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है हाफ में, तो वो C13 न्यूक्लियो, जब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो हम उसका कितना देखेंगे स्पिन कितनी है उसकी हाफ। नेक्स्ट अगर मैं 14 वाले की बात करूं तो फिर उसमें 8 है तो क्या हो जाएगा वो अपने आप से
न्यूट्रल हो जाएगा, उसकी स्पिन क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। आप किसी भी न्यूक्लियाई की स्पिन को काउंट कर सकते हो, फिर आप उसके एनर्जी लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो -I से +I तक, जैसे इसका हाफ है तो क्या हो जाएगा, -½ से +½ तक 2 लेवल बनेंगे। इसका 3/2 है तो -3/2, -½ +½ +3/2, तो आपको टोटल कितने एनर्जी लेवल्स मिलने वाले हैं, 4 एनर्जी लेवल्स मिलने वाले हैं। तो हम इस मॉडल से फाइंड आउट कर सकते हैं विच न्यूक्लियाई विल बी एक्टिव एंड विच न्यूक्लियाई विल बी इनएक्टिव। सो दिस वाज न्यूक्लियर शेल मॉडल। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और आपको पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।